तो फिल्म की कहानी 1992 में शुरू होती है, जहां हम रेबेका नाम की एक बच्ची को अपने घर में देखते हैं। इस घर के ही कंपाउंड में एक पूल था और रेबेका नोटिस करती है कि उसके भाई का एक टॉय बोट इस पूल में गिरा हुआ था। रेबेका का भाई टर्मिनली इल था और इसीलिए रेबेका खुद इस बोट को पूल से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से रेबेका पूल में गिर जाती है और हम भी उसको ऐसा लगता है मानो कोई रेबेका को पानी में नीचे खींच रहा हो। एक बार को तो रेबेका अपनी माँ को भी पूल साइड में पानी के अंदर से देख पाती है, लेकिन पानी से ऊपर आने पे रेबेका को वहां कोई नहीं दिखती। फिर एकदम से वापस रेबेका पानी में डूबने लगती है एंड देन वहां पूल की लाइट्स फ्लिकर भी करती है। इन द एंड रेबेका पूल में डूबकर मारी जाती है और हम उसके शरीर तक को पूल में नहीं देख पाते, मानो रेबेका एकदम से गायब हो गई हो। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम वॉलो फैमिली से मिल पाते हैं। इस परिवार में हस्बैंड का नाम रे है, वाइफ का नाम ईव और इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है इजी और इलियट। रे एक नामी बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। बेसिकली एक ऐसी बीमारी जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और इंसान को इससे चलने फिरने या फिर बोलने तक में तकलीफ हो सकती है। हम देख पाते हैं कि रे भी एक केन की मदद से चल रहा है एंड ऑफ कोर्स इस बीमारी की वजह से उसे बेसबॉल से तो रिटायर होना ही पड़ा। रे की ट्रीटमेंट वगैरह को मद्देनजर रखते हुए ये परिवार एक नए घर की तलाश में थे और इन्हें वही पूल वाला घर पसंद आता है जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। रे की डॉक्टर भी उसको बोली थी कि स्विमिंग उसके लिए बेनिफिशियल है और इस घर में तो एक पूल भी है। तो ऐसे में वॉलर फैमिली अपने रियल्टर से बात करके इस घर को खरीद लेते हैं। इसके बाद वॉलर फैमिली घर को अपने हिसाब से फिक्स करने लगते हैं और रे पूल के ड्रेनेज को क्लीन करने लगता है। ड्रेनेज क्लीन करते वक्त रे का हाथ थोड़ा कट जाता है और ऐसे में फैमिली डिसाइड करती है कि ये लोग प्रोफेशनल्स की हेल्प लेंगे पूल को फंक्शनल बनाने में। जब प्रोफेशनल वर्कर्स आते हैं तो वो लोग इस पूल से एकदम सरप्राइज थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पूल काइंड ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग था। इस पूल में अंडरग्राउंड स्प्रिंग से कहीं से तो पानी आ जाता है और ये एकदम नेचुरल है। इट्स जस्ट लाइक ए वेल, यानी हमारे गांव सब में कुआं होता है ना, जहां अपने आप फिल्ट्रेशन होता है, पानी खुद आता है, पानी क्लीन भी होता है और उसके मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, मतलब बहुत मिनिमल। ये सुनकर वॉलर फैमिली बहुत खुश होती है और पूल को फंक्शनल बनाने के बाद ये लोग इसमें खूब स्विम करते हैं। उसी रात जब ईव पूल में स्विम कर रही होती है तो उसे पानी के अंदर से पूल साइड में रे दिखता है, लेकिन ऊपर आने पे रे वहां नहीं था। इससे ईव को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके पूल से निकल जाती है। अब उसी रात इनकी फैमिली कैट पूल के पास होती है जब कैट को 1992 वाला टॉय बोट दिखता है एंड देन ये कैट गायब हो जाती है। अगले दिन फैमिली में सबको पता लगता है कि इनकी कैट गायब हो गई है और इससे एलियट सबसे ज्यादा परेशान था। इस घटना के कारण ये लोग पूल के ऊपर एक कवर इंस्टॉल करते हैं ताकि जब पूल यूज में ना हो तो इसे कवर से ढका जा सके। कुछ दिन और बीतता है और ईव नोटिस करती है कि रे पूल में कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करने लग गया था। वो सुबह शाम स्विमिंग करता रहता था एंड देन पूल में रिलैक्स भी करता था। नाउ रे जब अपने अगले मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है तो उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट से डॉक्टर्स आश्चर्य में थे। रे कुछ ज्यादा ही जल्दी रिकवर कर रहा था और रे को लगने लगा था कि ये सब उस पूल में स्विमिंग एंड वाटर थेरेपी करने के कारण है। खैर एक दिन एलियट पूल में अकेले स्विम करने जाता है जब वहां होल से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। एलियट इस आवाज से बातें करने लगता है और ये आवाज खुद को मूवी के पहले सीन वाली रेबेका बता रही थी। रेबेका कह रही थी कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है और जैसे ही एलियट इस होल के करीब जाता है वहां अचानक से एक एंटिटी आकर एलियट को खींचने की कोशिश करता है। एलियट किसी तरह अपना हाथ छुड़ा के पूल से बाहर निकलता है और वो ये सारी बात अपनी मॉम ईव को बताता है। अब ईव इस बात को थोड़ा सीरियसली लेती है, लेकिन रे इसे बहुत हल्के में लेता है। रे का कहना था कि एलियट अभी बच्चा है और वो कुछ तो ऐवे ही इमेजिन कर लिया होगा। खैर अगले दिन पूरी फैमिली एलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस पे जाते हैं और वहां कोच के इंसिस्ट करने पे रे भी स्विंग करने जाता है। अब पहली दो बार तो रे बॉल को हिट नहीं कर पाता, लेकिन थर्ड टाइम वो इतनी जोर से बॉल हिट करता है कि बॉल तो फट ही जाता है, साथ ही स्टैंड्स का लाइट भी बॉल से हिट होके टूट जाता है। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि अब ऐसा लग रहा था मानो रे पूरी तरह ठीक होने लग गया है, मतलब एकदम नहीं हुआ लेकिन उस प्रोसेस में है और वो वापस से बेसबॉल प्लेयर बन सकता है। खैर उस रात रे और ईव अपने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ के बाहर जाते हैं और ऐसे में इजी अपने बॉयफ्रेंड रॉनिन को घर पे बुला लेती है। इजी और रॉनिन पूल में मार्को पोलो खेल रहे होते हैं जब वो पूल एंटिटी इजी को भी खींचने की कोशिश करता है। इजी किसी तरह पूल से बाहर आती है और अब उसे भी लगने लग गया था कि इस पूल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर उस वीकेंड वॉलो फैमिली आसपास के सभी लोगों को अपने घर पूल पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं और इस पार्टी में कई लोग थे। इनकी रियल्टर आई थी, बेसबॉल कोच और उनका बेटा टाई आया था, रॉनिन आया था एंड और भी कई सारे नेबर्स आए
थे। यहाँ बात बात में रियल्टर रिवील करती है कि इस घर में कई साल पहले फुलर फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली की बेटी यहाँ डूबकर मारी गई थी। ये बात सुनते ईव पूछती है कि क्या उस डूबने वाली लड़की का नाम रेबेका था, और ये सुनते रियल्टर शॉक में थी कि ईव को ये नाम कैसे पता। दरअसल अगर आपको याद हो तो जब एलियट पे पूल में हमला हुआ था तो वो अपनी माँ ईव को सब बताया था कि उसे पूल में कोई रेबेका नाम की लड़की बुला रही थी। तो यही बात ईव को याद थी। खैर, इस बात को सुन के ईव का शक और बढ़ जाता है और वही पैरेलल में रे कोच के बेटे टाई के साथ पूल में खेल रहा होता है। तभी अचानक से रे डूबने लग जाता है और टाई उसके कंधे पे था, यानी कि वो टाई को पकड़ के अननोइंगली उसे भी डुबाने लग गया था। ऐसे में कोच और बाकी लोग पूल में कूद के रे और टाई दोनों को बचाते हैं। टाई के माता पिता एकदम आग बबूला थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रे ही टाई को डुबा रहा था, लेकिन ईव उन्हें समझाती है कि ये सब रे की बीमारी की वजह से हुआ होगा। इनफैक्ट रे खुद भी तो डूब ही रहा था ना। इस घटना से परेशान होकर ईव एकदम डिसाइड करती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी और वो पूरे परिवार के साथ यहाँ से निकलने की सोचती है। लेकिन जैसे ही ये लोग गाड़ी गराज से निकालते हैं, रे एकदम से चोक करने लगता है और हम उसके नेक पे ब्लैक वेन्स देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में किसी तरह का ब्लैक वाटर यानी काला पानी घुस गया है और ये कोई असाधारण शक्ति है जो इस परिवार को यहाँ से बाहर जाने से रोक रही हो। अगर रे बाहर जाएगा तो इस ब्लैक वाटर पे चोक करने लग जाएगा। तो ऐसे में इन्हें घर में ही वापस आना पड़ता है और रे बहुत अजीब बातें करने लग गया था, लाइक मुझे वापस पूल में ले चलो और मैं ठीक हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रे किसी तरह का ड्रग एडिक्ट बन गया है और उसका ड्रग्स कोई नॉर्मल ड्रग्स नहीं बल्कि वो पूल है ना। अगले दिन ईव इस घर के हिस्ट्री के बारे में पता करती है और उसे पता लगता है कि यहाँ सिर्फ रेबेका ही डूबकर नहीं मारी गई थी, बल्कि पास्ट में उस जगह पे कई लोगों के डूबने के बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं। ऐसे में ईव डिसाइड्स कि वो रेबेका की फैमिली से मिलने जाएगी ताकि उसे वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ईव फौरन रेबेका की फुलर फैमिली के नए घर पहुंचती है जो कि काफी आलीशान था। यहाँ ईव को बस रेबेका की मॉम मिलती है जो कि काफी स्वीट सी दिख रही थी और वो बता रही थी कि कैसे उनका बेटा बहुत सक्सेसफुल हो गया है और उसी की बदौलत ये परिवार इतना वेल ऑफ है और ये घर इतना आलीशान है। ईव डायरेक्टली मिसेस फुलर से उनकी बेटी रेबेका के बारे में पूछती है और रेबेका का नाम सुनते मिसेस फुलर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बार बार पूछने पे मिसेस फुलर उस घर स्पेसिफिकली उस पूल की सच्ची कहानी बताती है। तो सालों पहले उस एरिया में कोई घर वगैरह नहीं था बल्कि काइंड ऑफ जंगल था और एक हीलिंग स्प्रिंग हुआ करता था। स्प्रिंग बोले तो वाटर बॉडी। ये एक ऐसा स्प्रिंग था जहां आप सिक्का फेंक के अपना विश मांग सकते हैं और आपकी विश पूरी हो जाएगी। उस समय लोग शायद स्प्रिंग की पूजा भी करते थे क्योंकि ये स्प्रिंग लिटरली उनकी विशेस पूरी कर रहा था। लेकिन स्प्रिंग की अपनी भी एक विश थी। बेसिकली जब भी यहाँ का पानी जागेगा तो उसे एक जिंदगी चाहिए। जी हाँ, ये विशेस फ्री में नहीं मिल रही थी बल्कि इन विशेस के बदले ये स्प्रिंग लोगों की जिंदगी भी ले रहा था। अब अगर आप व्यूअर्स को याद हो तो फिल्म के स्टार्टिंग में मिसेस फुलर का बेटा यानी रेबेका का भाई टर्मिनली इल था, तो अब वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया है? इनफैक्ट वो काफी हेल्दी भी है। मिसेस फुलर बताती हैं कि उनका बेटा टॉमी इसी पूल की वजह से ठीक हुआ, लेकिन बदले में पूल ने रेबेका की जान ली। इनफैक्ट मिसेस फुलर खुद इस पूल से पजेस थी और वो पूल की मदद करी थी रेबेका यानी अपनी बेटी को मारने में। हम देख पाते हैं कि मिसेस फुलर की आंखों से काला पानी निकलने लग गया था और वो एकदम से बीमार दिखने लग गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आज भी मिसेस फुलर उस पूल की एंटिटी द्वारा पजेस्ड है। मिसेस फुलर को इस हालत में देख ईव वहां से निकलती है और वो अब समझ गई थी कि उसके फैमिली के साथ क्या हो रहा है। दरअसल ये पूल रे को ठीक कर रहा है, लेकिन बदले में पूल को इनके दोनों बच्चों में से किसी एक की जान चाहिए। वहीं घर पे हम रे को देखते हैं जिसके अंदर पूल का वही ब्लैक लिक्विड जैसा कुछ आ चुका था और वो अब काइंड ऑफ पजेस था। नाउ ये पूल एलियट को इनकी फैमिली कैट की आवाज से ल्योर करता है, जिसके परिणाम अनुसार एलियट पूल में गिर जाता है। एलियट एकदम से डूबने लग गया था और पूल का कवर भी अपने आप बंद होने लगता है ताकि एलियट बाहर ही ना निकल सके। तभी ईव यहाँ पहुंच जाती है और वो इजी से हेल्प बुलाने कहती है। वहीं वो खुद पूल में डाइव करती है एलियट को बचाने। अब मैं आपको बता दूं कि ईव के पिता नेवी में थे और ईव बहुत एक्सपर्ट स्विमर थी। ईव पूल में काफी अंदर स्विम करती है और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरे ही डिमेंशन में पहुंच गई है। वो कहते हैं ना डीप वाटर्स में, ऐसा ही कुछ लग रहा था। दूसरी तरफ इजी घर के अंदर हेल्प लेने जाती है, लेकिन अब तक रे फुली पोजेस था। रे अपनी बेटी इजी पे ही हमला करने लग जाता है और इजी किसी तरह रे से बचने की कोशिश करती है। कमिंग बैक टू ईव, वो पानी में काफी डीप जाके एलियट को डूबता देख पाती है, लेकिन तभी पूल वाली एंटिटी उस पे हमला कर देती है। इनफैक्ट यहाँ हम उन सब की आत्माओं को देखते हैं जिनकी जान इस पूल ने कभी ना कभी ली है। एलियट को अपनी बाहों में लेने के बाद ईव को चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और आत्माएं दिख रही थी, यानी
यानी उसके निकलने का कोई तरीका नहीं था। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि ईव और इलियट दोनों डूबकर मारे जाने वाले थे, लेकिन तभी वहां रेबेका की आत्मा आती है जो कि एक कॉइन उछाल के ईव को सतह तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। ईव फौरन लाइट को फॉलो करते हुए सतह तक पहुंचने की कोशिश करती है एंड फाइनली वो इलियट को लेकर ऊपर आ पाती है, यानी पानी से ऊपर, और हम ये समझ पाते हैं कि ईव ने ना सिर्फ खुद को बल्कि इलियट को भी बचा ली थी। स्टिल खेल अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि पजेस्ड रे वहां बाहर आकर ईव पे हमला कर देता है। तभी इजी एक बेसबॉल बैट से अपने पिता रे को मार के नीचे गिराती है। परिवार वाले मिलकर रे को होश में आने कहते हैं, जिसके बाद रे काले पानी की उल्टी करके अपने होश में आता है। ये लोग इलियट का जल्द से जल्द इलाज करवाने यहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन अब इलियट के साथ रे वाली घटना हो रही थी। आई मीन उसके अंदर ब्लैक वाटर था जो कि इस परिवार को यहाँ से बाहर निकलने से रोक रहा था। ऐसे में इलियट की हालत गंभीर हो सकती थी और इसीलिए रे खुद पूल में जाके खुद को सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि एसेंशियली पूल को बस एक लाइफ चाहिए थी। तो रे जब अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया, यानी वो पूल में गया, तो हम देख पाते हैं कि पूल का पानी काला हो जाता है, डिपिक्टिंग कि पूल ने रे को कंज्यूम कर लिया है। और इसके ठीक बाद इलियट ठीक हो जाता है। इनफैक्ट पूल भी थोड़ी देर में नॉर्मल हो चुका था। यहाँ से कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है, जहां वॉलर फैमिली में सिर्फ ईव और उसके दोनों बच्चे यानी इजी और इलियट बचे हैं। ईव सोचती है कि वो इस घर को बेच देगी, लेकिन इलियट का कहना था कि अगर वो लोग इस जगह को छोड़े तो ये पूल फिर से किसी फैमिली को अपना शिकार बनाएगी। इसलिए वॉलर फैमिली डिसाइड करती है कि वो यहाँ रहेंगे और ईव इस पूल को सीमेंट वगैरह से परमानेंटली ढकवा देती है।